आप देख रहे हैं कि पी न्यूज इंडिया सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पर होगी हमारी नज़र। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को प्रेस करें, रेडियो पे अंत तक के बने रहे ताकि रेडियो आपके समझ साल तक के तो 112 रुपये अगर घर पे माफ करवा दिए तो फिर 62 रुपये उनको क्रेडिट आएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है। हमने आज बात करके आए कि जो पुरानी तिरपट्टी है तो भी आप लोगों को भरने की जरूरत नहीं है। आसिफ भाई ने यह और जलसे से भी ऐलान किया है, आप लोगों को भरने की जरूरत नहीं है, उसको रोक के रखो। हम इंशाल्लाह आसिफ भाई जाके गवर्नमेंट से उस पर स्टे लेंगे और हर तरह से आपके साथ में है और आपके साथ रहेंगे। इतना ही बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। मुसरती मीटिंग के सदर आसिफ शेख रशीद साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान, दोस्तों, साथियों, दरअसल हालात हाजरा के ऊपर अभी असलम भाई जो बोले, मैं इन शॉर्ट में बोलता हूँ। अभी तक असलम भाई को ये नहीं समझा कि आसिफ शेख रशीद साहब के खानवादे के सब दुश्मन क्यों हैं। इनको अभी तक जवाब ही नहीं समझ में आया हमारे असलम भाई को। असलम भाई, मैं आपको जवाब देता हूँ। दरअसल आसिफ शेख रशीद साहब उनकी फैमिली शहर में इतना ज्यादा काम करते हैं कि उनको सामने वालों को हजम नहीं होता है वो काम। इस वजह से वो पीछे पड़े रहते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है। जिस दिन आसिफ शेख रशीद साहब काम करना छोड़ दे, उस दिन से हमारे ऊपर उंगली उठना, इनके ऊपर उंगली उठना खत्म हो जाए। और जो काम शहर में किसी से नहीं होता वो काम शेख रशीद साहब और शेख आसिफ साहब करके बताते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है। और जब ये खूबी है तो यकीनन उनको तो तकलीफ होना है। हालात हाजरा में एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जो 5 साल पहले हमारे शेख आसिफ साहब ने उर्दू घर बनाए थे, हालात हाजरा में उसमें प्रोग्राम शुरू हो गया है। और यकीन मानो जब जो उस प्रोग्राम में जा रहे हैं वो कि हम ये कौन से मुल्क में आ गए, कोई दूसरे अमेरिका जापान में तो नहीं आ गए, उनको ऐसा महसूस होता है। और मैं मालेगांव शहरियान से गुजारिश करता हूँ कि आपको काम देखना है पीछे का। आज इतने साल के बाद कोई भी काम खंडर होने लगते हैं। आप उर्दू घर में जरूर जाइए, शेख आसिफ साहब का काम देखिए। और रही बात, छगन भुजबल साहब आए थे जब कांग्रेस पार्टी, आसिफ साहब हम लोगों ने मिलकर जब छोड़े थे और राष्ट्रवादी में शमूलियत अख्तियार किए थे, तो छगन भुजबल साहब ने बोले थे ये शेख आसिफ है। मुझे मालूम है अगर हम इनको पार्टी में नहीं रहेंगे तो ये रोकने वाला शख्स नहीं है, ये बराबर काम करेगा, आगे बढ़ेगा। और जब हम राष्ट्रवादी कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार किए तो इनके साथ जो हमारे हजारों लाखों वर्कर इनके साथ शामिल हुए, तो यकीन मानो ये पार्टी ने इनकी अपनी मोहब्बत दी। हम शेख रशीद साहब, शेख आसिफ साहब को चाहने वाले लोग हैं। ये आज मैं ऐलान करता हूँ कि ये जिस पार्टी में भी जाएंगे, हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी में, मालेगांव शहर के इनके चाहने वाले अवाम उनके साथ रहेगी और किसी के उंगली उठाने से कुछ नहीं होने वाला है। इंशाअल्लाह ताला हम जो है तो आगे ये इलेक्शन का फंडा चल रहा है, ये बात से को ध्यान रखिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमामी उहदेदारान, तमामी सेल के सदर, आमिर मलिक, ब्लॉक अध्यक्ष, तमामी पार्टी के अलग अलग सेल के अंदर तमामी पार्टी के उहदेदारान और पार्टी के तमामी वर्कर, दोस्तों और साथियों, मुझसे पहले हमारे तमामी साथियों ने आपके सामने अपनी बात को रखा। और मैं समझता हूं कि हमारे तमाम मुकर्रिर ने अलग अलग हालात के ऊपर शहर के अंदर हमारे खिलाफ की पार्टियां जो हालात बनाने की कोशिश कर रही है, जो शहर की आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रही है, और जो लोग नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं,
वो तमाम ही बातें मैं समझता हूँ मुकर्रिर ने बोला, अपनी बात को रखा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब उसके चीफ है, प्रमुख है, और इस बीच में एक महीना पहले सत्ता परिवर्तन हुआ और महाराष्ट्र सरकार के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो गई अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में, और पार्टी दो हिस्से में बढ़ती हुई आज नजर आ रही। और शेख रशीद साहब ने पहले ही दिन ऐलान किया कि शरद पवार साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोग हैं, और ऊपरी लेवल के ऊपर पार्टी को मिलाने की कोशिश लीडरान कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस महीने कोई न कोई नतीजा अच्छा आएगा, ऐसी उम्मीद है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर तफसील बातचीत करेंगे। हमारी पार्टी के दो हिस्से हुए और मालेगांव शहर के अंदर मेरे खिलाफ और पार्टी के खिलाफ अंधभक्त लोग, जो अंधभक्त होते हैं ना, वो लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए मेरी बदनामी करने की कोशिश की और शहर की आवाम के सामने शहर की आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। तो हम लोग तो खामोश थे। आप लोगों को पता है कि मैं 1.5 महीने से मैं बीमार चल रहा था। हम लोग खामोश थे, लेकिन मैंने कुछ जवाब दिया और उसके बाद ये हालात पैदा हुए शहर के अंदर। अजीत दादा पवार साहब से मेरी खुफिया मुलाकात हुई। तो मुफ्ती साहब गेट पे पहरा दे रहे थे क्या? मेरी खुफिया अंदर मुलाकात हुई तो गेट के ऊपर पहरा दे रहे क्या? क्या अजीत दादा बेल दबाने में तुम चाय लेकर आने वाले थे क्या? ये सवाल पैदा होता है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर है अजीत दादा पवार, और सरकार में शामिल होने के बाद भी शरद पवार साहब को नेता मान रहे हैं। और हम शरद पवार साहब को नेता मानते, इसके लिए सरकार किसी की भी हो, हम शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए हम खुफिया मुलाकात नहीं करते। खुले तौर पर मैं जाकर मिला, अखबार के अंदर खबरें आई और शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए हम लोगों ने पहल वापस शुरू कर दी। 1 साल तो आपको खुला मैदान दिया गया। जब हम महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी, उद्धव ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर से हट गए और शिंदे और भाजपा ने सरकार बनाई, तो आप तो होटल ताज के अंदर जाकर आपने मुलाकात की। और उसके बाद मुझे अच्छी तरीके से याद है कि होटल ताज के बाद आपने एबीपी माजा से बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं उम्रे पे जा रहा हूं, सीएम साहब को कोई गलतफहमी नहीं हो जाना, इसके लिए मिलने के लिए आया था। कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है क्या, जो उनको खराब नहीं लगना था? अजीब बात है, सीएम साहब को खराब नहीं लगना। आप इसके लिए गए थे कि सरकार का बहुमत साबित होना था, स्पीकर का चुनाव होना था, और आप जानबूझकर आप तटस्थ रहे, गैर जानिबदार रहे।
मुसलमानों को और इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को आपने धोखा देने का काम किया। आपने एमएलसी के अंदर आपके खासदार इम्तियाज जलील के साथ आपने अपनी प्राइवेट गाड़ी लगा दी और टैक्सी के अंदर कभी इस दर पर, कभी उस दर पर, कभी उस डाल पर, कभी उस डाल के ऊपर आप घूमते रहे कि आपका कोई सौदा हो जाए। क्या हमको नहीं पता क्या आपने राज्यसभा के अंदर क्या किया, आपने एमएलसी के अंदर क्या किया, विधान परिषद के अंदर क्या किया? आपने डबल गेम किया और इस महाराष्ट्र के और इस शहर के मुसलमानों को धोखा देने का काम किया। आपने फिरका परस्त पार्टी के उम्मीदवार को चुन कर लाने के लिए मदद की। ये मैं खुला जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, तो धोखा देने का काम किया है। मुझे बताओ, आप मुझे बताइए कि 2 दिन पहले अबू हसीम आजमी साहब ने कैसी आवाज उठाई? ट्रेन के अंदर मुसलमानों को एक पुलिस वाला गोली मार देता है, आवाज किसने उठाया? अबू हसीम आजमी साहब। हिजाब का मामला आया मुंबई के एक स्कूल के अंदर, आवाज किसने उठाई? अबू हसीम आजमी साहब। नीतीश राणे का जवाब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, जब उसने ये कहा अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा था, उस वक्त किसने आवाज उठाई? आप तो बहुत इलेक्शन के वक्त हैदराबाद से आकर कौम मिल्लत की दुआएं देते हो, मुसलमानों को मिल्लत के नाम पर नौजवानों को वर्गलाते हो और वोट ले लेते हो, और तुम्हारे दोनों लोग जाकर फिरका परस्ती के तलवे चाटते। इसका जवाब इस शहर के आवाम को, इस महाराष्ट्र के आवाम को देना पड़ेगा। या 5 साल के अंदर आप बताओ कि कोई कौम के लिए या मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आपने एक आवाज अंदर असेंबली के अंदर उठाई क्या? ये जवाब आपको देना पड़ेगा। मेरा सवाल है, कब तक? जब मेरी खुफिया मुलाकात हुई तो तुमने यूसीसी की बात की। मैं आज बोल रहा हूं इस मंच से, इस राष्ट्रवादी भवन से, कि अगर जात कौम की बात आएगी, जब मिल्लत की बात आएगी, जब मुसलमानों के खिलाफ काला कानून बनेगा, सबसे पहले शेख हासिम और हमारे वर्कर शेख हसीन साहब की क़यादत में रोड के ऊपर निकलेंगे और सरकार की मुखालफत करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी उसकी हिमायत करे। आपने, मेरा सवाल है ये शहर के आवाम से, और यहां पर हमारे मीडिया के साथी भी है, मैं इनके ही चैनल के ऊपर देखा था, अभी बकरीद की, ईद उल अजहा की नमाज के लिए ईदगाह के ऊपर तकरीर की गई। क्या तकरीर की गई? जनरल बात, लेकिन कभी भी जुल्म के खिलाफ, दादा भूसे के खिलाफ, फिरका परस्तों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला गया। और यह बोला गया कि अभी तो टेक्सास सिविल कोर्ट यूसीसी का कोई ड्रॉप ही नहीं आया है, तो उसकी मुखालफत करने की क्या जरूरत? उसके बाद आपने मस्जिदों से कहा यह बात, क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान नहीं किया क्या मुसलमान एतराज दाखिल करें? क्या जमीयतुल उलमा ने ऐलान नहीं किया कि मुसलमान एतराज दाखिल करें? जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये इतराज मंगाता है कि किसको ऑब्जेक्शन है, तो आपने यहां के मुसलमानों के अंदर बेदारी नहीं लाते हुए आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक को डायनामाइट करने का काम किया। आपको क्या डर था
तो उनकी एक आवाज पर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज के ऊपर लाखों मुसलमान रास्ते पर निकले। क्या आपको फिर डर था कि यूसीसी के मामले में फिर मौलाना उमर अगर आवाज देंगे तो लाखों की आवाम रास्ते पे निकलेगी? क्या आपको डर और खौफ है? इसके लिए आपने डायनामिक किया तहरीक को। और अगर हम लोग एक प्लेटफॉर्म में किसी को भी छूना होता है, मजहबी मिल्लत के लिए काम करने वाली और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर तमाम ही मसलक के उलमा है, और इसके लिए हमने जिम्मेदारान ने फैसला किया और हम लोग वहां पर मौलाना उमर से मिलने गए, हिमायत की, बेदारी लाई, और जितना हमको जिम्मेदारी अदा करना थी हमने वो अदा की। और जब भी अगर ऐलान किया जाएगा ये काले कानून के खिलाफ में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब भी ऐलान करेगी हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, हर वक्त तैयार रहेगी। पार्टी हमारे लिए 2 नंबर, लेकिन अगर जहां मुसलमानों के खिलाफ काला कानून बनेगा तो हम लोग सबसे आगे रहेंगे। और हम किसी भी सरकारों से, किसी भी पार्टी की सरकारों से हम डरने वाले नहीं है। मुझे अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ, अबू आसिम आजमी साहब की पार्टी अलग है, लेकिन मेरा तजुर्बा उनके साथ 5 साल काम करने का है। अगर मैं आवाज उठाता था उस वक्त और अगर फिरका परस्त हमारे मुकाबले में खड़े हो जाते थे तो अबू आसिम आजमी साहब और हम लोग एक साथ मिलकर उनका मुकाबला करते थे। एक मर्द आदमी आवाज उठा रहा था, फिरका परस्त उसको लटक रहे थे, उसके खिलाफ जहर उगल रहे थे, उसको गद्दार बोल रहे थे। आप और अफसोस के साथ बोलना पड़ता कि जितने मुस्लिम लीडरशिप थी अबू आसिम आजमी का साथ देने के लिए खड़ी नहीं हुई। ये बहुत दुख की बात है। और उसके बाद आप पाखंड करते हो, शहर को धोखा देने का काम करते हो। इलेक्शन करीब आ रहा है, 4 साल गुजर गए। अब तुम्हारे सामने कारपोरेशन का चुनाव, तुम्हारे सामने असेंबली का चुनाव आएगा, पार्लियामेंट का चुनाव आएगा। जो लोगों ने तुम्हारे साथ में मिलकर आपको चुनकर लाने की मेहनत की, आपने 4 साल नजरअंदाज किया। अब ये शहर हिसाब मांगेगा, तो क्या हिसाब दोगे? ये शहर हिसाब मांगने वाला है, तो क्या हिसाब दोगे? तो आपने जनता दल के ऊपर इल्जाम लगाया कि टेंडर मैंने उनको दिया था और उन्होंने काम नहीं किया, बिल खा गया। बहरहाल चोर तो दोनों में से कोई एक है और झूठ तो कोई बोल रहा है, ये तो बिल्कुल सच। और मुझे शक है कि शहर के अंदर कारपोरेशन की रोड जहां बनती थी, कारपोरेशन के फंड से जहां रोड बनती है, जानबूझकर उसी रोड के ऊपर एमएलए फंड डाला जाता है, तो काम कारपोरेशन के फंड से और बिल पीडब्ल्यूडी से निकलता, ऐसा मुझे शंका है, शक। और भ्रष्टाचार किया जाता है। इसकी इंक्वायरी अगर होती है तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। मुझे हमारे पड़ोसियों से कोई दोस्ती नहीं है, इन्होंने जैसा किया वैसा भरना पड़ रहा है इनको भी। और ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है जनता दल के लोग, और ना वो दूध के धुले हुए हैं। सिर्फ हमारे डर और खौफ से
मुफ्ती इस्माइल साहब शहर के लीडर है, क्योंकि असेंबली उन्होंने लड़ा और मैंने लड़ा। शहर के 2-3 लीडर सिर्फ शहरी लीडर है, शेख रशीद साहब और मैं और मुफ्ती इस्माइल साहब। ये वर्सेस हमारा हमेशा चला है। और नहीं तो ये छोटे मोटे लोगों ने तो शहर के लीडर बोलने की इनकी औकात भी नहीं है। ये इन्होंने तो बोलना छोड़ देना चाहिए। और इसके लिए हिम्मत लगती है, ताकत लगती है। और नहीं तो इन लोगों ने सामने हमने आके एक टाइम कौन है शहर का लीडर है, पब्लिक किसके साथ है, सामने हमने आ जाओ, घोड़ा मैदान सामने है। और मैं तो ये मानता हूं और हमेशा बोलता हूं कि मारे मरद, मार खाए मरद, जीते मरद और हारे मरद। ये तो मैं बोलता हूं। और नहीं तो इन लोगों ने ये शहर को धोखा देना बंद करना। हमने देखा कि नेशनल पार्टी के लोग भी शहर में हाथ बांध कर पीछे खड़े रह रहे। अफसोस की बात, हमारे एक पार्टी के ओहदेदार के पास नेशनल पार्टी के सदर जाता है और उसको बोलता है कि तू राष्ट्रवादी के अंदर मत रहे, मैं देखो मुफ्ती इस्माइल से बोलकर देखो टिकट दिलवा देता। ये पार्टी दूसरे के सदर, वो उसकी पार्टी की मेहनत नहीं कर रहा, उसका टिकट नहीं बांट रहा। बोले मैं मुफ्ती इस्माइल से बात करके तेरी सेटिंग करा देता, ये वार्ड उनका है। उसकी बात ये शहर को कब तक धोखा दो, कब तक धोखा दो। और ये लोगों ने तो हमारी पार्टी, हमारे वर्करों से, हमारे लीडरान से इन्होंने तो बहस नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक आदमी होता है ऊपर से बहुत खूबसूरत, बहुत नूर और बहुत साफ किरदार का होता है। इंसान की फितरत होती है, लेकिन इंसान ऊपर से कोई भी कलर का रहे, अंदर से काला नहीं होना चाहिए। और मैं आज से नहीं देख रहा हूं ये 4-5 सीट के लिए जो ये ब्लैकमेलिंग करने का जो सियासत इस शहर में शुरू हुई, मुझे मालूम है कि स्टैंडिंग चेयरमैन मैं बन जाऊंगा, 5 लाऊंगा, 7 लाऊंगा तो मुझे महापौर बना देंगे, डिप्टी मेयर मैं बन जाऊंगा, ठेका जारी करूंगा, हरामखोरी करूंगा, करप्शन खोरी करूंगा कारपोरेशन में जाके। सिर्फ ये मकसद है इनका। ये शहर से इनको कोई लेना देना नहीं, ना ये कोई झोपड़पट्टी के आवाम से, ना पक्के मकान के आवाम से, ना बुनकरों से, ना मजदूरों से, ना गरीब से, ना अमीर से, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनके जाति स्वार्थ के लिए, जाति मुफाद के लिए ये लोग शहर में सियासत करते हैं। मैं इनको आज से नहीं देख रहा। मैं पहली मर्तबा कारपोरेटर बना, इजाज उमर साहब मेरे साथ, हम लोग पहली मर्तबा चुन कर आए। और ये कई लोग तो मेरे से पहले कारपोरेटर थे। अब शेख रशीद साहब भी कई लोगों के बाद मेंबर बने, सदर बल्दिया बने, एमएलए बने, और एमएलए रहते हुए मुझको मेयर बना दिया। और सरपरस्ती में एमएलए भी शेख रशीद साहब ने मुझको बना दिया। ये मेयर की कुर्सी तक नहीं पहुंची। तो कहां से अपने से खुश रहेंगे? हसद और जलन और दिल में काला, ये कभी तुम मिटा नहीं सकते। ये फितरत उनकी बन चुकी है कि तुम्हारे साथ ये कभी रह नहीं सकते और हमेशा तुम्हारे मुखालिफ रहेंगे, जहर उगलने का काम करेंगे। क्योंकि उनके सामने का बच्चा जो पीछे से आया, उनको वटेक करके विधानसभा के असेंबली के अंदर बैठकर कभी बर्दाश्त होगा नहीं, कभी बर्दाश्त नहीं होगा। एकदम साफ अंदाज में मैं आज आपको सच्चाई बयान कर रहा हूं, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा।
और ये बंबई के अंदर मुझे मालूम पड़ा कि कुछ लोग की दुकानें बंद हो जाती है। क्या बोल रहा हूं ये बात? शेख रशीद साहब आगे बढ़ो, रशीद साहब आगे बढ़ो। मैं आज ये ऐलानिया बोल रहा हूं कि ये तमाम ये जो इनका धंधा शुरू है, ये सिर्फ सत्ता के लिए, अपने मुफाद के लिए ये एक होते हैं। और शेख आसिफ जो इतना खटकता है, तो अगर इनको कोई रुकावट सबसे बड़ी है, अगर ये करप्शन करते अगर कोई रुकावट बनता है तो शेख आसिफ। अगर ये भ्रष्टाचार करते अगर कोई रुकावट पर बनता है शेख आसिफ। अगर ये कब्रिस्तान की जमीन बेच कर खाते हैं, अगर कोई रुकावट बनता है शेख आसिफ। कि इसका दबदबा क्यों रहता है, इसकी बात क्यों सुनी जाती है प्रशासन में, इसके लिए सबसे ज्यादा भटकने वाला है। और मैंने इनकी कभी परवाह नहीं की, खुदा कसम बोलता हूं, इनकी कभी परवाह नहीं की और ना कभी इनसे डरा। जीत होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आप चाहोगे कि जमीन से हमको खत्म कर देने की, लेकिन जब तक मेरा अल्लाह चाहेगा, जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारा वर्कर चाहेगा जब तक जिंदा रहेंगे, तुम हमारा बाल भी बाप का नहीं कर सकते। जिम्मेदारी से बोलता हूं। अब मैं जनता दल वालों का भी इंतजार है कि कब प्रेस होगी। मैं तो चोर समझ रहा हूं आज तक। चाहे अमीन फारूक उसकी सफाई दे, मैं मानता हूं तो नहीं। क्या कोई स्कूल का टीचर सफाई दे, ये सारी चीज मैं नहीं मानता। अभी और मैं एक बात भूल गया किन्नर की। वो एक वीडियो चल रही थी, कोई अतर साहब नाम के है, बोले जो लोग वार्ड का काम नहीं कर सकते, वाजू में तनकीद की, वो हमारे पड़ोसियों को तनकीद की। मैं आपको बोलूं, आने वाले फंड के अंदर इनको भी 1 करोड़ का लड्डू है। और लड्डू कहाँ का मालूम? मच्छी बाजार करोड़ जो बनेगा, बोले वो टेंडर तेरे को दे दिया जाएगा, वो उनके गुण गाने लगा। किसी को और बोला गया कि तेरे को रमजानी मस्जिद वाला रोड दे दिया जाएगा। ये सब लड्डू बांटने के काम शुरू है। लेकिन अब ये शहर की आवाम ये चाह रही है कि अगर किसी पे इल्जाम लगा है और उनके ही अपने साथियों पे इल्जाम लगा है, तो भ्रष्टाचारी कौन है, झूठ कौन बोल रहा है, ये शहर के सामने जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर अगर बात सामने नहीं आएगी, तो मैं भी चोर समझूंगा। कोई तो एक चोर है और ये दोनों ही एक हम्माम में नंगे हैं। ये इस तरीके की बात इस शहर के अंदर चल रही है और मैं भी यही समझ रहा हूं। दोस्तों और साथियों, आज ये पार्टी ऑफिस के ऊपर मीटिंग लेने का जो मकसद है, हम एक एक चीज का जवाब देना सीख जाए। हमारे वर्कर भी हमारे